महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले ही किसान बाढ़ प्रभावित थे। महाराष्ट्र के लगभग 29 जिलों को बाढ़ ने प्रभावित किया था। सरकार ने मदद जाहिर की, पैकेज जाहिर किए, लेकिन वो अब तक सबको मिली भी नहीं। लेकिन इसी के बीच एक नई जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों पहले मंत्रियों के बंगले रिनोवेट हुए थे, लेकिन दोबारा उनको रिनोवेट किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार जी। रोहित जी, वापस से करोड़ों का खर्च मंत्रियों के बंगलों पर हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो विषय है ना, ये विषय मैंने खुद अधिवेशन में लिया था कि अगर 6-7 महीने पहले 30-40 करोड़ खर्चा करके 10-12 जो मंत्रियों के बंगले हैं उस पर अगर आपने खर्चा किया है तो वापस खर्चा करने की क्या जरूरत है। तब वहां पे गुलाबराव पाटिल साहब जो मंत्री है उन्होंने बोला कि रोहित पवार सिर्फ बातें कर रहा है, उसके पास कुछ प्रूफ नहीं। मैंने प्रूफ सब कुछ दिए थे, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये जो दक्षता विभाग है, उस विभाग के पास उसने जो मैंने मुद्दे मांडे थे उस मुद्दे के सिलसिले में एक पत्र लिखा था कि इसका ऑडिट होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का इंटरनल डिपार्टमेंट है, दक्षता विभाग, उन्होंने ऑडिट किया और उस ऑडिट में ऐसे पता चला कि एक तो 30-40 करोड़ का खर्चा पहले हुआ था, बाद में जो खर्चा किया था उसमें सिर्फ बिलें निकाली गई थी। अभी अतुल सावे साहब जो उस टाइम के मंत्री है, उनका भी एक पत्र है, उन्होंने खुद वहां पे लिखा है कि जब मैंने ये मुद्दा लिया था उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि मैं खुद मंत्री हूं, मैं मंत्री होने के नाते वहां पे रह रहा हूं उस बंगले में, फिर भी मैंने तो कोई रिनोवेशन वहां पे देखा नहीं, फिर भी अगर वो खर्चा हो रहा है तो ये खर्चा किया किसने। अभी ये ऑडिट का रिपोर्ट अगर आप देखो तो सीएम को बताना पड़ता है, या जो सामान्य प्रशासन विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो बीजेपी ये सीएम के पास होता है, सीएम को भी बताया नहीं गया। तो गलत तरीके से वहां पे जो पैसा है डबल बिलिंग करते हुए वहां पे निकाला गया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब 30 करोड़ का पहला खर्चा, बाद में 30 करोड़, 60-70 करोड़ सिर्फ रिनोवेशन पे खर्चा हुआ। अभी आपसे बात करते वक्त हमारा अधिवेशन अभी नागपुर में होने वाला है, 8 दिन का अधिवेशन है। वहां पे कितना रुपए खर्चा कर रहे बंगलों पे, अभी आपके साथ बात करते हुए 1 करोड़ से लेके 1,50,00,000 तक एक बंगले पे वहां पे खर्चा हो रहा है। हम जब भी सरकार को पूछते हैं कि किसानों को मदद करना है, युवाओं को मदद करना है, विद्यार्थियों को मदद करना है, तब सरकार बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन दूसरे बाजू अगर आप देखो तो यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा किस पे किए जा रहे हैं, तो ये जो नेता है उनके बंगलों पे किया जा रहा है। अभी गुलाबराव पाटिल जो है उनके बंगलों पे 1,15,00,000 का खर्चा हुआ है। राधाकृष्ण विखे पाटिल 1,58,00,000 का हुआ है। सुधीर मुनगंटीवार 1,50,00,000। ऐसी पूरी यादी है और ये इंटरनल रिपोर्ट जो सरकार का वो रिपोर्ट है। तो इस तरीके से अगर पैसे का वहां पे गलत इस्तेमाल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम तो विरोधी पक्ष के हैं, हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन सरकार भी इस बारे में कुछ तो सीरियसली लेना चाहिए। लोग बहुत अड़चन में महाराष्ट्र में, और दूसरे बाजू को इस तरीके से भ्रष्टाचार और पैसा ये वहां पे अकाउंट से निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बावनकुळे जो सरकार के मंत्री हैं, उनके बंगले पर 52 लाख रुपए के स्टेशनरी के टेंडर्स निकाले गए हैं। देखो, स्टेशनरी का भी बहुत अलग ये है। स्टेशनरी तो ऐसे ही बिलें निकाली गई, और स्टेशनरी का पैसा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं देता, ये सामान्य प्रशासन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देता है। अगर गैस भी इस्तेमाल होता है कोई भी बंगले में तो उसका खर्चा सामान्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने वो पैसा निकाला है। मतलब वहां पे स्टेशनरी कुछ भी नहीं हुई, इस्तेमाल भी नहीं हुई, और इस्तेमाल शायद 1-2 लाख की हुई होगी, लेकिन 50-50 लाख का बिल वहां पे निकला है। अगर 52 लाख का स्टेशनरी अगर बावनकुळे साहब को लगता है, तो बावनकुळे साहब कितना काम करते होंगे, कितना लेटर लिखते होंगे, लेकिन वो कितना काम करते हैं वो हम सबको मालूम है, और किसका काम करते हैं वो भी हमको मालूम है। तो 50 लाख का स्टेशनरी वहां पे क्या है कि स्टेशनरी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ वहां पे चने वालों को वो स्टेशनरी दिया चना डालने के लिए, क्या, वो मुझे नहीं मालूम। तो ये अंधाधुंध पैसा यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो ये गलत चीज है। इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन करके जो कोई रिस्पॉन्सिबल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। पीडब्ल्यूडी इतने करोड़ों के बिल निकाल रहा है, करोड़ों के काम कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं त्रस्त हैं, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन चल रहा है, उनके बिल नहीं मिल रहे कई सालों से। 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर है। जो कॉन्ट्रैक्टर भर के करप्शन का पैसा अधिकारियों को, मंत्री को देते, उसका बिल निकलता है। अभी यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो भी है
उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, फिर भी उनको 30 करोड़ का पैसा मिला। उसमें से 15 करोड़ शायद मंत्री या कुछ अधिकारियों को वहां पे गया होगा। लेकिन दूसरे साइड जो मिडिल क्लास मराठी कॉन्ट्रैक्टर है, करीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर है, उनके 80,000 करोड़ अभी पेंडिंग है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे भाव कुछ गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर है, कोई हैदराबाद के कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। 100 रुपए का काम होगा तो 200 रुपए को दिया जाता है, उसमें से 50 रुपए ये करप्शन मनी वहां पे आता है, 50 एडिशनल मनी वो कॉन्ट्रैक्टर के पास रहता है। जैसे शक्ति मार्ग, वो एक्चुअल उसकी कीमत करीबन करीबन 40,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, उसका अभी बिलिंग हो रहा है 80,000 करोड़ से। तो उसके बाद पुणे का जो रिंग रोड है वो 14,000 करोड़ का इनिशियल उसका कॉस्ट था, अभी कॉस्ट एस्केलेशन के बाद वो 44,000 करोड़ तक गया है। तो वहां पे ये बाहर के कॉन्ट्रैक्टर बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ऑफिस में होटल में एक डील किया जाता है, उसमें से पैसा बांट के लिया जाता है। बीजेपी को इतना, शिवसेना उद्धव एकनाथ शिंदे साहब को इतना और अजीत दादा के पक्ष को इतना, इस तरीके हाई लेवल का करप्शन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हो रहा है। लेकिन आप जिस कॉन्ट्रैक्टर की बात करी वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, बेचारा उनको वहां पे कोई भी पैसा ये सरकार के माध्यम से नहीं दिया जा रहा। सर, कल चुनाव आयोग ने नगर पंचायत नगर पालिका में चुनाव की घोषणा कर दी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर आप कई दिनों से मुद्दा उठा ही रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं। कल आशीष शेलार जी ने भी एक मुद्दा उठाया और उन्होंने खास करके आपका नाम लेते हुए कहा कि आप जितने वोटों से जीते हैं, आपके मतदार संघ में भी 4 गुना ज्यादा डबल वोटिंग और ये डबल वोटर्स हैं। अरे उनको वही कहना है। अभी देखो 3-4 महीनों से मैं वही बात कर रहा कि यहाँ पे वोट चोरी हुई। फिर हमारे जो बड़े नेता है अलग अलग पक्षों के, जैसे कि महाविकास आघाड़ी है या मनसे है, उनके नेताओं ने भी ये विषय वहां पे आगे लागे थे, डबल वोटिंग वहां पे है। तब बीजेपी क्या कहती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सीएम साहब ने बोला ये झूठ बोल रहे, कहां पे भी डबल वोटिंग वहां पे नहीं है। अभी जब 1 लाख लोगों का सत्य मेला वो बड़ा कार्यक्रम हम सब ने मिलके मुंबई में लिया था, उसका रिस्पांस देखने के बाद अगले ही दिन आशीष शेलार साहब टीवी के सामने आए और उन्होंने क्या बोला, हाँ दोबार मतदार नोंदणी वहां पे हुई है। और उसमें उन्होंने थोड़ा सा वोट जिहाद का नाम वहां पे इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन उनका स्टेटमेंट देखने के बाद उनका जो भी है, तो एक चीज अच्छी है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे दोबार नोंदणी है। तो 2 कारण हो सकते हैं, एक तो आशीष शेलार जी ने जानबूझ के वो विषय वहां पे लाया होगा ताकि सरकार अड़चन में आए, या उनको अड़चन में लाने के लिए और हिट विकेट होने के लिए जानबूझ के उनके नेताओं ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ली होगी। लेकिन अगर बेस देखा जाए, जो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि डबल वोटिंग है, आशीष शेलार जी के माध्यम से वो स्पष्ट होता है कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। उसके दूसरे ही दिन इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया कि दोबार मतदार है, क्योंकि आप जैसे जो अच्छे पत्रकार है उन्होंने वहां पे प्रश्न पूछने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उत्तर दिया कि हाँ 2 नाम आता है तो 2 स्टार करेंगे, 3 आता है तो 3 स्टार करेंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन भी अभी एक्सेप्ट कर रहा है। और हमने जो भी नाम आगे किए थे, आदित्य ठाकरे ने नाम आगे करते हुए हिंदू के भी नाम थे, मुस्लिम के नाम थे, मैंने भी जो नाम 14,000 लोगों का मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का विषय आगे लाया था, तो उसमें भी हिंदू नाम थे, मुस्लिम नाम थे। डबल वोटिंग में हमने कोई जात धर्म नहीं देखा, हमने जो जो डबल नाम है उसके नाम वहां पे आगे किए थे। लेकिन वो जानबूझ के वोट जिहाद का नाम ला रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन और आशीष शेलार जी, इन्होंने ये विषय एक्सेप्ट करने के कारण हम जो बोल रहे थे अभी उससे सिक्का मुर्तब हुआ है। डेफिनेटली डबल वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए 2024 का महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था वहां पे फ्रॉड हुआ है, और ये सरकार जो आज स्थापन हुई है महाराष्ट्र में वो फ्रॉड सरकार है, ऐसे हम सबका कहना है। सर, एक आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो डबल नाम या जो नाम रिपीट हो रहे हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन के 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक भी चल सकती है। तो क्या आपको लगता है कि पहले नाम हटा लेने चाहिए थे, फिर चुनाव की घोषणा करनी चाहिए थी, या इसी बीच? नहीं, डेफिनेटली वो अगर कह रहे हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी का 2 बार नाम आता है तो 2 स्टार करेंगे, 3 आए तो 3 स्टार करेंगे, मतलब वो प्रोविजन आपके पास है तो क्लीन कर लो ना। क्लीन करने के बाद फिर हम इलेक्शन को सामने जाएंगे। उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा कि हम 1 महीना जो 2 दिन पहले तक वो क्लीन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तक आप रजिस्टर भी कर सकते हैं और जो भी नए नाम वहां पे आएंगे वो फाइनल कब होंगे, 2 दिन पहले। मतलब अभी भी वो गलत तरीके का रजिस्ट्रेशन
उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे होंगे। और 2 दिसंबर को अगर इलेक्शन है तो इस महीने के आखिर तक वो और नाम वहां पे डालेंगे, ऐसे डर हम सबको लगता है। तो इलेक्शन कमीशन ये स्वायत्त बॉडी रही है ऐसे हम सबको नहीं लगता, वो एक पपेट हुई है बीजेपी का, ऐसे स्पष्टपने हम सबको अभी लगने लगा है उनके स्टेटमेंट देखने के बाद। बिल्कुल। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।